तो दोस्तों दुनिया में केवल मात्र 2 ही देश है जो न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियरों को अपने बेड़े में इस्तेमाल करता है, जिनमें एक तो सुपर पावर अमेरिका है तो ही पे दूसरा है फ्रांस। फ्रांस के बेड़े के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल असल में एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। पर क्या आप लोगों को पता है कि फ्रांस की तरफ से चार्ल्स डिगॉल के बाद अब और एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने नेवी के लिए बनाने का इरादा बनाया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को फ्रांस के वही 305 मीटर लंबा और 75,000 टन के भारी भरकम फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों फ्रांस के नेवी के तरफ से काफी एक्टिवली एक फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो अपने बेड़े के नया फ्लैगशिप को लेके प्लान बनाया जा रहा है। और इस प्लान का एक झलक हाल ही में ही फ्रांस के नेवी के द्वारा ट्विटर में पोस्ट किया गया एक वीडियो के माध्यम से जानने को मिला। दोस्तों इसे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर PANG का नाम दिया गया है, जो कि 2038 के बाद से चार्ल्स डिगॉल के सक्सेसर बनेगा। असल में इस वीडियो को फ्रेंच नेवी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के द्वारा 12 अप्रैल के दिन ट्वीट किया गया और वीडियो में फ्रेंच नेवी के द्वारा इस वेसल को फोर्ट एवियंस डी नोवेले जनरेशन के नाम से नामकरण किया गया या फिर कहे तो इसे PANG का नाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये फिलहाल फ्रेंच नेवी के एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल के मुकाबले में अधिक बड़ा और अधिक पावरफुल होगा। दोस्तों फ्रेंच नेवी के ट्विटर अकाउंट में वीडियो के साथ साथ जिन बातों को लिखा गया उनमें साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये चार्ल्स डिगॉल का सक्सेसर बनेगा और ये साल 2038 से ऑपरेशनल होगा। इवन ये भी बताया गया है कि ये परमाणु ईंधन से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और चार्ल्स डिगॉल के मुकाबले में बड़े और अधिक ताकतवर होने के साथ साथ ये एक ऐसा जहाज होगा जो फ्रेंच नेवी को एयर और नेवल फोर्स प्रोजेक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा और फ्यूचर के कई तरीके के आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। दोस्तों PANG एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर फ्रेंच नेवी की तरफ से अब तक जितने भी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल किया गया है उसके मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 305 मीटर लंबा और करीब करीब 75,000 टन भारी भरकम होगा और इसे ऑपरेट करने के लिए 2 K-22 न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल होगा और इसके अलावा इसमें एक मिसाइल सिस्टम, एक सर्वेलेंस राडार और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम होगा जो कि एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये करीब करीब 30 नया जनरेशन के NGF मतलब न्यू जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता रखेगा। इवन 200 रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि लगभग आज से 1 साल पहले मतलब पिछले साल के अप्रैल महीने के अंत में फ्रेंच नेवी के एक डेलीगेशन भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड आर फोर्ड के विजिट में गया था, जहां पे उस समय इस एयरक्राफ्ट कैरियर का टेस्ट और ट्रायल चल रहा था। दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि अमेरिकी नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के विजिट के बाद फ्रांस की तरफ से अपने प्लान में तब्दीली किया गया और कई तरीके के नए चीजों को भी एडॉप्ट किया गया। जबकि इस विजिट के बाद अमेरिकी नेवी की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जहां पे बताया गया कि इस विजिट के या फिर कहे तो फ्रेंच डेलीगेशन को लीड किया जा रहा था जनरल आर्मामेंट इंजीनियर निकोलस ह्यू और वाइस एडमिरल एरिक मलबुर्नो के द्वारा। और प्रेस रिलीज में यह भी जानकारी दिया गया कि इन दोनों के जिम्मे में फ्रेंच नेवी के हेडक्वार्टर के प्लान और प्रोग्राम का चार्ज भी है और इन दोनों के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्टों को लैंड करने वाले इक्विपमेंट के साथ साथ एडवांस अरेस्टिंग गियर मतलब एयरक्राफ्टों को रोकने के इक्विपमेंटों को भी मॉनिटर किया गया, जो कि एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके डिजाइन और मॉडिफिकेशन में फ्रेंच नेवी को काफी अधिक मददगार भी हुआ होगा। दोस्तों अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के इस तरीके के विजिट फ्रेंच नेवी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर को भी जानने का एक मौका दिया, जो कि नया जनरेशन के टेक्नोलॉजी भी है। इवन इतना ताकतवर है कि E-2D हॉकाई जैसे एयरक्राफ्टों को भी टेक ऑफ करा सके। दूसरी तरफ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि फ्रांस के जो डेलीगेशन है उन्हें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्नोलॉजियों में करीबन 23 टेक्नोलॉजियों के बारे में पता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज है जिसके डेवलपमेंट में कुछ मुश्किलें आ रहा है। ऐसे टेक्नोलॉजीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। मतलब फ्रांस को फिलहाल अपने जहाजों में इस्तेमाल होने वाले नए टेक्नोलॉजी को अभी भी डेवलप करना है और कुछ मुश्किलों से फ्रांस गुजर रहा है। शायद इन मुश्किलों को सुधारने के लिए फ्रांस के द्वारा अमेरिका या फिर अन्य देश का मदद लिया जाए। जबकि फ्रांस के अब तक के इतिहास को अगर देखा जाए तो हथियारों के मामले में फ्रांस की तरफ से कम ही अमेरिका का मदद लिया गया है और फ्रांस एक तरीके से यूरोप के अंदर एक ऐसा देश है जो हथियारों के मामले में अमेरिका से दूर है और आत्मनिर्भर भी है। पर इस बार एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट के लिए फ्रांस के द्वारा अमेरिका से कुछ महत्वपूर्ण इक्विपमेंटों को खरीदा जा रहा है, जिनमें पिछले साल के अंत में ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्रांस को $1.32 बिलियन के कीमत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को फ्रांस के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल के लिए बेचने का अनुमति दिया गया। जबकि दोस्तों इस बात का डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से कंफर्म किया गया और यह भी बताया गया कि यह संपूर्ण डील फॉरेन
जॉइंट मिलिट्री सेल के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो चार्ल्स डिगॉल के बाद फ्रांस की तरफ से आगे बढ़ाया जाने वाला ये कोई पहला प्लान नहीं, बल्कि इससे पहले भी फ्रांस के द्वारा PA-2 क्लास के नाम से एक फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया था, जिसे लेके फ्रांस की तरफ से कब से चर्चा शुरू हुआ था तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि साल 2013 के बाद ये चर्चा बंद किया गया और साल 2013 में ही फ्रांस की तरफ से PA-2 प्रोजेक्ट को एक तरीके से कैंसिल किया गया। दोस्तों PA-2 प्रोजेक्ट और PANG प्रोजेक्ट में क्या अंतर है, चलिए उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा हम PA-2 प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। बेसिकली दोस्तों ये जो PA-2 एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट है, इसका पूरा नाम पोर्ट एवियंस 2 या फिर कहे तो एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, जिसे कि फ्रांस के थेल्स नेवल फ्रांस और DCNS जिसे कि अभी के नेवल ग्रुप बताया जाता है उसके तरफ से डिजाइन और डेवलप किया जाना था। इसका डिजाइन काफी हद तक क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के बेस पे है, जो रॉयल नेवी के फ्लैगशिप है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस टोटल ऐसा एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करना चाहता था, जिसका वजन 75,000 टन और लंबाई 283 मीटर या फिर कहे तो 927 फीट होना था। चौड़ाई 73 मीटर मतलब 240 फीट और ऊंचाई 11.5 मीटर मतलब 38 फीट तक होना था। दोस्तों इसमें 2 RRMT-30 गैस टरबाइन और 4 डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया जाना था, जो कि 2 शाफ्ट से जहाज को आगे बढ़ने में मदद करता। मतलब दोस्तों ये संपूर्ण रूप से एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाया जाना था। इसका रेंज भी करीब करीब 10,000 नॉटिकल माइल या फिर कहे तो 19,000 किलोमीटर तक होना था, जो कि अधिकतम 26 नॉट मतलब 48 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज को ऑपरेट करने के लिए 1000 क्रू मेंबर और एयर विंग को ऑपरेशनल रखने के लिए इसमें 650 क्रू मेंबर तैनात होते। इसमें हथियारों को भी तैनात करने का फ्रांस की तरफ से इरादा बनाया गया था, जिनमें करीबन 16 सेल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम होता, जिसके द्वारा एस्टर 15 मिसाइलों को दागा जा सकता था। इवन इसके अलावा एक सिंगल 20 मिलीमीटर के F2 गन भी होता। रिपोर्ट के मुताबिक ये 40 एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता रखता, जिनमें राफेल और E-2 हॉकाई के अलावा NH-90 जैसे हेलीकॉप्टर भी होता। पर यह नया एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट मतलब PANG को अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ये भी करीबन उतने ही वजन के मतलब 75,000 टन वजन के ही एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, लेकिन इसका लंबाई PA-2 के मुकाबले में करीबन 25 मीटर अधिक मतलब 305 मीटर होगा, जो करीब करीब 1000 फीट होता है। जबकि चौड़ाई इसका वाटर लाइन में करीबन 40 मीटर तक होगा, लेकिन इसका ओवरऑल डेक का चौड़ाई कितना होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर दोस्तों दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों में डिफरेंस यही है कि PANG एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसमें 2 K-22 प्रेशराइज्ड और वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से हर एक रिएक्टर का क्षमता 220 मेगावाट या फिर कहे तो 3 लाख हॉर्स पावर के आसपास होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस इंजन के सहारे ये एयरक्राफ्ट कैरियर अधिकतम 27 नॉट मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा, और इसका जो रिफ्यूलिंग टाइम है वो करीब करीब 20 से 25 साल होगा। मतलब 20 से 25 साल तक बिना ईंधन को बदले ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर सकेगा। और इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए थोड़ा अधिक क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा, या करीब करीब 2000 क्रू मेंबर से ऑपरेट होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग PA-2 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जिन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल का इरादा बनाया गया था उन सभी एयरक्राफ्टों को PANG में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि E-2D हॉकाई, राफेल M, NH-90 जैसे हेलीकॉप्टर। पर इसके अलावा इसमें फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम मतलब फ्रांस के जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट है उसके नेवल वेरिएंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।